राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ व्यालोक वाणी से जुड़े हैं स्वामी व्यालोक। व्यालोक भाई जी भी बहुत दिन जो है दिल्ली जेएनयू के में पढ़े हैं। कभी यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं किए? नौकरशाह यूपीएससी टॉपर बनने का सपना नहीं पाले? सर, मैं उन कुछ विरलतम बिहारियों में हूं जिसने ABCDEFGHIAS नहीं पढ़ा, JKLMNOPQRSTUVWXYZ ही पढ़ा। मैंने जीवन में 2 परीक्षाएं दी। उसके अलावा मैंने कभी किसी सरकारी गैर सरकारी परीक्षा में कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। दूसरी बात, यूपीएससी को मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि गधों का काम है। आप जितना ज्यादा रट सकते हैं उतनी ज्यादा आपकी संभावना है उसमें, है ना आपकी क्रिएटिविटी है ना आपकी प्रतिभा है। कोई भी अगर यूपीएससी पास किसी आदमी को अगर कहता है कि वो बहुत ब्रिलियंट है या बहुत तेज है या बहुत शानदार है, तो ये बेकार बात है, क्योंकि यूपीएससी 1 साल का एक ऐसा कुचक्र है जिसमें केवल और केवल गधे जीतते हैं। आप खैर, जितना हमारा ज्यादा आज का रटेंगे विषय उतना करेंगे। सर, विषय पे जी जरा एक बार आ जाते हैं। सर, हाँ, तो विषय विषय पर आइए। यूपीएससी वाले गधे हैं क्या है, इस पे नहीं है। सर, हाँ हाँ, ठीक। यूपीएससी का एक स्टार शिक्षक, स्टार ट्रेनर, जो शायद देश का सबसे बड़ा नाम है, विजेंद्र चौहान, उसने ट्वीट किया है कि नेपाल में क्रांति हो गई, अरे हिंदुस्तानी लौंडो तुम कब करोगे? तो देखिए, सर ऐसा मेरा है जी सर, मैंने शुरू ही इसीलिए किया क्योंकि थोड़ी चर्चा जो भी हुई थी उससे मुझे लग गया था कि विषय यही है। ये जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है ना, 1,000 करोड़ की, ये पूरा का पूरा जो बवेला पिछले 10-15 वर्षों में खड़ा हुआ है, और चलिए 20 वर्ष मान लेते हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ये पूरा का पूरा बताता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था, आपका पूरा युवा समाज, आपका पूरा समाज किस तरह सड़ चुका है। आप देखिए, अगर ये लोग जो आह्वान कर रहे हैं ना, ये विजेंदर हो या अपकीर्ति हो या जो भी हो, एक कोई खान करके है वो बन गया है, ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये विजेंदर जो कह रहे हैं कि भाई भारतीय लौंडे लौंडिया क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। अगर वो उतरेंगे तो सबसे पहले विजेंदर चौहान की पिटाई थुड़ाई नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो इन्हीं की पिटाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए ये भी मैं बताता हूं। घटिया तरीके से पढ़ाते हैं। 200 का कैप्सूल ले लो, 500 का कैप्सूल ले लो, गरीब बच्चे बच्चियां आ जाते हैं झांसे में। उसमें क्या, एक क्लास ऐसी करो जिसमें चक्कर खा के ये लोग कहें कि वाह क्या पढ़ा रहे हो। आपने कभी अपकीर्ति का वीडियो देखा है? मैं कम देखता हूं लेकिन मैंने कुछ देखे हैं। आपने खान का कभी वीडियो देखा है? उसमें पढ़ाई को छोड़ के तो मुझे बाकी सब कुछ मिला। पढ़ाई किधर होती है उसमें, ये जरा बताइए मुझे। हजारों हजार रुपए ये लोग फीस लेते हैं, कोई भी सर, कोचिंग आज के डेट में। भैया जी भैया, कौन से जमाने में जी रहे हो भैया? हजारों रुपया, लाखों रुपए की बात कीजिए सर। लाखों रुपया फीस है। बिल्कुल सही बात है। कोई 1.25 लाख ले हाँ रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 2.25 लाख ले रहा है। इसीलिए जी मैंने हजारों कहा है। लेकिन जी उसके बाद इनकी सफलता दर तो छोड़ दीजिए। चलिए मान लीजिए आपने किया, आपने पढ़ाया, बहुत बढ़िया, 100 में से आपका परसेंटेज 0.03% है, वो भी मान लिया। लेकिन आपकी पूरी जो चेतना है, पूरी जो व्यवस्था है, आप पढ़ाने के अलावा आप राजनीतिक कमेंट्री करते हैं। आप आज के बच्चों को जो चीजें लुभाएं वैसी चीजें अपने ट्विटर पर, अपने इंस्टा पर लिखते हैं। आप उन बच्चों को एक ऐसे सम्मोहन में लेते हैं जिसके बाद 5 साल तक वो अपना पूरा जीवन जब खर्च कर चुके होते हैं, तब आप उनको मुखर्जी नगर, पटना के बोरिंग रोड, लखनऊ के अलीगंज, राजस्थान के कोटा में ऐसी जगहों पर छोड़ देते हैं जहां उनके पास एक अंधकार में भविष्य के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। कोटा में इतनी आत्महत्याएं होती हैं,
आप देख लीजिए, लगातार आत्महत्याएं होती हैं। और ये जो विजेंद्र बाबू ने क्रांति का आह्वान किया है, तो सबसे पहले तो इन लोगों की पिटाई होगी, तो फिर क्या करेंगे ये लोग, कहाँ भागेंगे? सर, कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग माफिया का हर बड़ा मगरमच्छ साल का 100-200 करोड़ रुपया कमा रहा है, और इन्हीं गरीब छात्रों के पैसे, और उनको ये भी कह रहा है कि तुम सब क्रांति करो। सर, वो याद है एक बार 4 ब्राह्मणों का दल जा रहा था, तो एक हड्डियां मिली, तो एक ने कहा, अरे ये तो शेर की हड्डी है, मैं तो इसको जोड़ सकता हूं। तो एक ने जो है जोड़ दिया, दूसरा बोला, अरे मैं तो इसमें रक्त मांस मज्जा और खाल भी पैदा, उसने वो कर दिया। तो तीसरा बोला, अरे मैं तो इसमें प्राण फूंक सकता हूं। तो चौथा बोला, हे भाई, हे रुक जा तनी लोगन, अब वही प्राण मत फूका। वो पहले उसने देखा अगल बगल पेड़ कौन था, वो पेड़ पे चढ़ गया। तो तीसरे ब्राह्मण ने जो है उसमें जान फूंक दिया। उसके बाद शेर जिंदा हो गया। शेर जिंदा होने के बाद क्या किया होगा ये तो आपको पता है। तो सर, हमारा नक्सल, अर्बन नक्सल पूरा, फिर वो चाहे संजय राउत हो, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी वाले, चाहे अखिलेश बाबू हो, अखिलेश यादव जी, नेपो चाहे किड, तेजस्वी तेजस्वी जी यादव हो, हो, नेपो या किड के राहुल जी स्वर्णिम हो, रत्न, कि सबसे बड़े नेपो किड। भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ युवा उठ जाएगा और पेल पल नेपाल बना देगा। अरे साले, इस देश में पहली वोट चोरी साले तुम्हारे, एक तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया इस साले का वो नाना था कि पड़नाना था या दादा था। नेहरू और मोतीलाल क्या लगेंगे राहुल के? ये भी एक, परनाना थे। नहीं नहीं, परनाना थे अरे भाई, पड़नाना, परनाना। ऐसे कैसे पड़नाना? तो इटली वाला कहलाएगा। अरे नहीं, सुनिए भाई, इटली वाला कैसे कहेगा? एक सेकंड सुनिए, इसीलिए आप वैसे आईएएस मत। में, इसीलिए अरे आप आईएएस नहीं बने, फेल हो जाते। अच्छा, पहले सुनिए, नेहरू का पोता है ना भाई, नेहरू का नाती हुआ ना राजीव, नेहरू की बेटी इंदिरा, राजीव उसका बेटा, नाती हुआ ना। और नाती का बेटा क्या कहलाएगा? परनाती है ना कहलाएगा भाई, तो परनाती हुआ, बात खत्म। नहीं ना, नेहरू क्या हुआ? ये तो परनाती हो गया। राहुल का नेहरू और मोतीलाल नेहरू क्या हुआ? परनाना हुआ भाई। तो इटली वाला फिर क्या है? इटली वाला उर्दू क्या में है? परनाना इटली वाला हुआ कुछ था। अरे भाई, इटली परदादा तो फिरोज का बाप होगा ना भाई। यही तो सवाल है सर। अगर आईएएस में इस सवाल मैं पूछ लूंगा तो बड़का बड़का लोग फेल हो जाएगा नहीं कि नहीं, ऐसा मोतीलाल कुछ नेहरू नहीं और जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता क्या है राहुल गांधी से? खैर छोड़िए, विषय अंतर हो गया। है जी। सबसे बड़े वोट चोर तो नेहरू थे। आज जो तुम्हारा खानदान इस देश पे अवैध कब्जा करके बैठा है, ये मोतीलाल नेहरू और गांधी ने वोट चोरी किया था, तब तुम काबिज हुए, नहीं तो तुम्हारा तो नाम और निशान मिट गया होता इतिहास से। और वहां से मुझे तो वो अनुपम मिश्रा जी के एक वीडियो से पता चला, आपको मालूम है, आपने भी सुना होगा, शायद 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था देश में, उसमें जबरदस्त बूथ कैप्चरिंग हुई थी और लोगों को डंडों से पीट पीट के भगाया गया था, बूथ पे घुसने नहीं दिया गया था, और नेहरू ने वो पूरा का पूरा चुनाव बूथ कैप्चरिंग से जीता था। अनुपम मिश्रा जी की एक वीडियो है, उस जमाने के अरे लोगों ने भाई, उतना उतना दूर क्या जाना, उतना अभी तो 20 साल 30 साल पहले कांग्रेसी लोग जो करते थे बूथ कब्जा, वो सब तो लोगों ने देखा हुआ है। 52 तो बहुत दूर की बात है भाई। ये लोग वो पुराने चोर हमारे हैं, जन्म से खानदान। पहले का है, इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, बाकी तो हम ये लोग लोग जज्बे किए हैं। खानदानी चोर हैं। बाकी हाँ इन्होंने पहले बार उत्तर प्रदेश में जब आजाद हार गया था, वो जिहादी मौलाना, उसको हाँ जबरदस्ती जितवाया।
अपनी बहन को कहीं राजदूत बना के भेज दिया। इस आदमी ने, इस खानदान ने कहीं भी कोई मर्यादा छोड़ी है क्या? खुद को खुद से भारत रत्न दे दिया। खानदानी चोर वैसे ही मैं नहीं कहता हूं, ये लोग पूरे के पूरे जो हैं, इन्होंने ना कोई मर्यादा रखी, ना कोई शुचिता रखी। आज की डेट में जब राहुल गांधी इस सब तरह की बात करता है, जैसे कल तेजस्वी यादव ने कल दो मीडिया संस्थानों से बातचीत की, ठीक है, कि अब उसमें उसने चुटकुला सुनाया कि मेरे पास विजन है, हमारे विपक्षी दलों के पास विजन नहीं है। अब बताइए, एक खानदानी चोर, एक मतलब घोषित अपराधी जो चारा चोर है, जिसको कोर्ट घोषित कर चुकी है, सजा काट चुका है, जबरन बाहर है, अपने संपर्कों के बल पर, अपने दम पर, झूठा बहाना करके, बीमारी का बहाना करके, उसका बेटा, बताइए, मतलब राजनीतिक तौर पर छोड़िए, वो सामाजिक तौर पर शुचिता की बात कर रहा है, वो औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है, तो इस पर आदमी हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? उसी तरह ये जो कांग्रेसी हैं, इन्होंने 52 में जो किया सो किया। इन्होंने किस किस आदमी को क्या नहीं किया? इन्होंने किस संस्थान की मर्यादा रखी भाई? वांचू जी का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है तो थोड़ा सा कर लीजिएगा गूगल गूगल। उन भाई साहब को इन लोगों ने सीधा देश का चीफ जस्टिस बना दिया, एंड दैट मैन हैज नॉट हैव इवन अ सिंगल डिग्री ऑफ वकालत। मतलब एक ऐसे आदमी को जो सड़क चल रहा था, उसको उठा के आपने सीधे सीजेआई बना दिया। और नेहरू काल में, इंदिरा काल में तो बाहर जो देशों में राजदूत बनते थे, उनका क्राइटेरिया क्या था? अच्छा तुम बहन हो मेरी, जाओ राजदूत बन लो, थोड़ा देखाओ, घूमा। विजय लक्ष्मी पंडित को क्यों राजदूत बनाना था? क्या? खुशवंत सिंह की जीवनी पढ़ी है वो? मैं हाँ बढ़िए मैंने वो पढ़ा है। बोला संजय जी। गांधी बहुत खुश हुए, कोई आर्टिकल लिख दिए थे, बोले शाबाश तुम एक काम करो, जाओ, तुमको वहां इंग्लैंड के दूतावास में तुमको नियुक्ति दे देते हैं। बिल्कुल, हमको इस सीएम का चेहरा नहीं पसंद आया, हम चढ़े पटना में और मुंबई उतरते उतरते हमने कहा कि चलो भाई सीएम साहब जाइए, अब लीजिए। अब ये है, हमारे नेपाल के मंदिर में हमारी गौ भक्षिणी प्रेमिका को नहीं जाने दिया, हम नेपाल का दाना पानी बंद कर देंगे, हम ब्लॉकेट कर देंगे। अरे क्या मजाक बना रखा है? हमारी गौरांग प्रेयसी को जरा लक्षद्वीप घूमने का मन हो गया, हम भारतीय नौसेना के जहाज खड़े कर देंगे साहब। और छोड़िए सर, यूपीए 1 और 2 में ये एंटोनियो माइनो क्या थी? क्या इसकी हैसियत थी? एक सांसद थी ना भाई, कागज पर तो एक सांसद मात्र थी। जबरदस्ती आपने एक एनआईसी बनाई, या एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसका हेड बनाया। उसमें कैबिनेट मिनिस्टर का तो छोड़िए, हम लोगों ने सबने देखा है मनमोहन को किस तरह किनारे करके फॉरेन डेलीगेशन से लेके इंडियन डेलीगेशन तक से सबसे एंटोनियो ही डील कर रही है। लेकिन वो पूरे 10 साल भारतीय वायुसेना के चॉपर्स से और विमानों से उड़ती रही है और सो कॉल्ड चुनावी प्रचार करती रही है। साला ये देश है कि भटियार खाना है भाई? एक भव्य चुटकुला है। और क्यों उससे सवाल नहीं पूछा गया? उससे अभी भी सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भैया तुम किस हैसियत से चढ़े यार, काहे चढ़ गए? कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, अभी भी जमानत पर है जी। इसके बावजूद ये लोग डर नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं कि हम जिस सोते हुए या मरे हुए जीव को जिंदा कर रहे हैं, वो जैसे 3 ब्राह्मणों ने मिलकर उस शेर को जिंदा किया था, वो हमें खा जाएगा। कल सर निशिकांत निशिकांत है वो गोड्डा वाले ना, जो सांसद निशिकांत है, दुबे, जी जी, निशिकांत उनका दुबे, बयान आपने सुना होगा। हाँ मैंने सुना। उन्होंने तो ही डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, वो तो स्पष्ट बोल दिए कि नेपाल जैसा अगर कुछ प्लान करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा ही घर दुकान जो है, मैं आगे वो शब्द बोलूंगा नहीं,
क्या पता यूट्यूब इसी का बुरा मान ले कि अजीत सिंह जो है बाबा जो है देश में ऐसे ऐसे का प्लानिंग कर रहा था, इसलिए हम बोलूंगा नहीं। निशिकांत दुबे ने तो स्पष्ट बोल दिया। जी। और वो लोग जो नेपोटिज्म के पोस्टर बॉय हैं, वो लोग जो भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय हैं, वो कहते हैं वो नेपो किड्स नेपाल के जो है अपने अय्याशी की फोटो डालते थे। अरे तुमसे बड़ा अय्याश भी कोई धरती पे होगा? लालू के लड़कों जिससे बड़ा अय्याश, मुलायम के लड़कों से बड़ा अय्याश। एक मिनट, मुलायम की बीवी जो सो कॉल्ड जो दूसर की हुई गुप्ताइन जो रहनी है, उनका पति एक अदना सा सिंचाई विभाग का इंजीनियर था, उसकी पोस्टिंग मांगने गई थी। जी, और इन्होंने रख लिया था। बोला पोस्टिंग तुमको दे देंगे पर तुम क्या जाके करोगी? उसके पास गुप्ताइन यही जगह गई ना, गुप्ता पोस्टिंग चल गई ना। जी। गुप्ताइन का लड़का आज जो ना लखनऊ में लैम्बोर्गिनी में घूमता है। कोई पूछेगा कि गुप्ताइन का लड़का कैसे अरबपति हो गया? भाई गुप्ताइन का लड़का, गुप्ताइन के बाप तो जो है वो 30 या 40 उस जमाने में तो 8,000 रुपये की नौकरी करता था। जब जब ट्रांसफर मांगने गई थी पोस्टिंग मलाईदार गुप्ताइन, तो 8,000 रुपये तुम्हारा बाप 8,000 में फीस नहीं दे पाता तुम्हारे स्कूल की। तो गुप्ताइन का लड़का अखिलेश का भाई सो कॉल्ड कहां से अरबपति हो गया? नहीं, समस्या यही है कि हम लोगों ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं और अब हम लोग इसको जैसे नियति मान चुके हैं कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? ये जो जुडिशरी ज्ञान दे रही है, ये सबसे पहले तो इस सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करना चाहिए भाई। राज्यपाल अगर बिलों पर बैठे रहेंगे तो हम आंख नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ज्ञान दे रहे हैं। अरे अपना आंगन देखो ना यार, अपना आंगन तुमसे साफ नहीं हो रहा है। 80,000 मुकदमों पर बैठे हुए हो, 3 महीने तक तुम लोग छुट्टी लेते हो, हमारे नौकर हो के हम ही को आंख दिखाते हो। हिंदी में तुमसे भाषण तक देना तो छोड़ो, हिंदी में तुम बहस नहीं, एक शब्द हिंदी का लिख दिया जाए तो तुम उस फाइल को निरस्त कर देते हो यार। काहे का न्याय दे रहे हो तुम? फैसला तक तो तुमसे सुनाया नहीं जा रहा है। लेकिन सवाल यही है दादा कि हम लोगों ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, सवाल पूछने जारी रहने चाहिए। और अब दिक्कत यह है, नेपाल की सो कॉल्ड क्रांति ने एक बड़ा अच्छा काम नहीं कर दिया सर, हिंदुस्तान में एक विमर्श शुरू कर दिया। जी कंटिन्यू। और नेपाल की बंद कर दिए थे। और नेपाल की क्रांति में जो लोग शामिल थे, उनमें से बहुत सारे लोग अब शर्मिंदा हैं, अब बता रहे हैं कि ठीक काम नहीं हुआ। उस पर भी सोचना चाहिए। आप देश को जला देंगे, आप राष्ट्रीय संपत्तियों को जला देंगे, ये तो एक समुदाय विशेष की हरकत हुई कि जब भी वो आंदोलन करता है तो कभी आजाद मैदान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, कभी लखनऊ में कुछ करता है, कभी पटना में कुछ करता है। मतलब उस समुदाय की हरकतें ही ऐसी हैं। लेकिन आपका तो देश है साहब, आप ऐसे कैसे राष्ट्रीय संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा देंगे? जैसे वो लोग समुदाय विशेष वाले वंदे मातरम पर, वंदे भारत पर पत्थर फेंकते हैं, एक खास इलाके में ही पत्थरबाजी होती है और पत्थरों से इनको विशेष प्रेम है। लेकिन बात वापस नेपाल पर और भारत पर। भाई देखिए, एक तो दोनों की स्थितियां, आकार, प्रकार, इसलिए ये सब बहस ही बेमानी है। भारत में जब होना होगा अपने हिसाब का होगा, कौन सी क्रांति होगी, कौन सी नहीं होगी, किन हिस्सों में होगी, वो सब एक अलग मुद्दा है। दिक्कत ये है कि इन गुंडों गिरोहियों के चक्कर में इनके भगत लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं। अब एक कोई सुरेंद्र राजपूत है, अब वो नाम में राजपूत लगाता है। मैं तो उसको कई बार लिख चुका हूं कि सबसे पहले राजपूत हटाओ तुम, ये पूरे कौम को तुम बदनाम कर रहे हो। वो ऐसी ऐसी थियरी गढ़ रहा है, वो कह रहा है कि 2013 में तख्ता पलट हुआ था और उसके मालकिन जो थे, मतलब एंटोनियो और उनका खानदान, उनको जबरन
गद्दी से हटाया गया और ये पूरा का पूरा सीआईए और संघ वंग का षड्यंत्र था। अरे भाई, मतलब तुम लोग एकदम दिमाग विमाग बेच के रख देते हो क्या? उस वक्त जो भीड़ थी, जो गुस्सा था, अगर उसको थोड़ा सा मोड़ दिया जाता तो तुम्हारे मालिक मलकाइन बच पाते क्या? और वो जो जीरोज के बाद गिनती ही बंद हो गई, तुम्हारा 2G कोलगेट, ये वो इतने घोटाले, आदर्श घोटाला, रोज एक नया नया घोटाला, वो सब का सब मतलब बेईमानी था, सबका सब झूठ था। कमाल करते हो भाई सुरेंद्र जी, और ऐसे ऐसे तर्क लाते हो, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ते हो यार तुम लोग। लेकिन अंतिम बात फिर वही कहूंगा, अंतिम वाक्य, जो तुम लोगों का कांग्रेसी शायर है ना, राहत इंदौरी था, उसी का शेर तुम ही लोगों को सुना रहा हूं कि लगेगी आग तो जद में आएंगे कई घर, लगेगी आग तो आएंगे घर में कई जद, इस गली में हमारा मकान ही थोड़े ना है। ऐसा ही कुछ था, यही जी सुनाता जी। है ना वो। तो आग लगेगी तो सबसे पहले कांग्रेसी और उनके गिरोही कूटे जाएंगे, ये जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पाप अखंड है। ये लोग तो अभी 11 साल से खेल कूद रहा है, अभी बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों की बराबरी सरकार कहाँ कोई कर सकता है? नेपोटिज्म में, भ्रष्टाचार में, लूट में, माफियागिरी में, डकैती में, चोरी में आप लोग, कांग्रेस का कोई जोर नहीं है सर। तो इसलिए सावधान आप लोगों को रहने की जरूरत है जी। हाँ, वो निशिकांत जी ने जो कहा है कि उस दिन से खौफ खाओ, और मैं ये जितने भी ये कोचिंग माफिया हैं जो ये युवाओं को भड़का रहे हैं, उस दिन से खौफ खाओ। जिस दिन ये युवा उठेगा, और तुम तो उन्हीं युवाओं के बीच में बैठे हो, तो तुमको सबसे पहले तुम्हारा जो ये अरबों खरबों रुपए का जो साम्राज्य है ना, सबसे पहले तुम्ही को। तो अपने व्यालोक भाई, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, और युवाओं को, जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, दर्शकों से निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शेयर कीजिए कि ये जो लोग आपको भड़का के नेपाली क्रांति कराना चाहते हैं ना, वो आकंठ यहां तक उसी भ्रष्टाचार, उसी अनाचार, उसी दुराचार है, उसी नेपोटिज्म, उसी में डूबे हुए हैं। यही सबसे बड़े शोषक हैं युवाओं के। इनसे बच के रहें, अपना स्वविवेक इस्तेमाल कीजिए, और जरा नेपाली क्रांति का अब आज की तारीख में, अभी तो सर वीडियोस आई नहीं है, कल एक सिंपल सा वीडियो आया जिसको देख के मैं दहल गया सर। हजारों की संख्या में मोटरसाइकिलें, आपको मालूम है जो मोटरसाइकिल हमारे देश में पुराने जमाने में 40-50 हजार की स्प्लेंडर, वो पैशन वगैरह नहीं बिकती थी, अब शायद 70-80 की हो गई हैं सर। जो 70-80 में हमारे यहाँ मिल जाती है मोटरसाइकिल, वो नेपाल में 1.5-2 लाख 2 लाख की मिलती है शायद, इतना एक्साइज ड्यूटी। सेम हमारी वाली हीरो होंडा, हमारी वाली पैशन स्प्लेंडर, जो हमारे यहाँ 70-80 की है, वहां 1.5-2 लाख की है सर। एक लाइन से हजारों फूक रखी थी, वो तो आम आदमी की मोटरसाइकिलें थी। नेताओं के लड़के मोटरसाइकिलों से चलते हैं, स्प्लेंडर पैशन से। भाई, रजाई और गद्दे लूट के ले गए हैं, जैसे हाँ श्रीलंका के इसमें किया था, जैसे बांग्लादेश हाँ, में वो लोग महिलाओं के अंतर वस्त्र लूट गए, ये लोग अपार भी ब्रा, लूट ले गए होंगे अपार ब्रा। क्या? हाँ, तो अब ये लोग क्या लूट रहे होंगे पता नहीं, अब धीरे धीरे पता चलेगा। तो हमारे देश के युवाओं को भी कुछ आंख ना कान खोल के रखिए कि कौन लोग हैं, क्या किए, और आपसे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, और इन लोगों ने क्या किया है। आपने सर समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संडे को मैंने आपको, आपका संडे, जय अभी आप छोला भटूरा खाइए, संडे पे जय दोबारा मिलते हैं सर। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय